नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुद्दे की बात प्रोग्राम में एक न्यायिक नियुक्ति के प्रावधान के विषय में, जिसे वर्तमान समय में कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के हमारे कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी हाल ही में कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार की जरूरत है। तो आज के इस मुद्दे की बात प्रोग्राम में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि किरेन जी ने इस तरीके की बात क्यों कही है, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और ये कैसे प्रावधान में आया है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविज़न हैं या नहीं है, अगर हैं तो किस प्रकार के हैं, और नहीं है तो फिर ये कैसे जीवित है, अर्थात ये प्रक्रिया कैसे चल रही है, आदि विषयों पर हमारी चर्चा जो है आज यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए इस लेक्चर को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको यहाँ पर सुनाई पड़ने वाली हैं, जिससे आप चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं खबर के बारे में। उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियां लंबित हैं, ऐसा कहा है किरेन रिजिजू जी ने, यानी एक्सेप्ट किया है डेफिनेटली कि जो हायर कोर्ट्स हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह जो हैं, इनमें बहुत सारी ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि अभी भी लंबित हैं, जिनको अभी भरा जाना बाकी है, यानी अभी इस पर पूरी जो है कार्यवाही नहीं हो पाई है। न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसके पीछे व्यवस्था को दोषी बताया है। मतलब इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि डेफिनेटली ये जो रिक्तियां हैं ये खाली हैं, इससे भरा जाना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे मैं जिम्मेदार यानी कि कानून मंत्री जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे ये जो अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है, न्यायपालिका में जजेस के अपॉइंटमेंट की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जिम्मेदार है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये इसी वजह से जब इन्होंने कहा कि भाई ये दोषी कौन है, व्यवस्था दोषी है, और व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है कॉलेजियम प्रणाली। ठीक है, कॉलेजियम जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम यानी कॉलेजियम प्रणाली जो है, इसी व्यवस्था को इन्होंने दोषी बताया है। तो ये कहना चाहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी अगर लाना है तो ये जो कॉलेजियम प्रणाली है यानी कॉलेजियम सिस्टम है, इस पर फिर से रीथिंक करना पड़ेगा, अर्थात फिर से विचार करना पड़ेगा। वर्तमान समय में इसी प्रणाली के आधार पर जो न्यायिक नियुक्तियां होती हैं वो संपन्न की जाती हैं। तो ये बात उन्होंने कब कही है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। उदयपुर राजस्थान में यूनियन ऑफ इंडिया कंसोल सम्मेलन में वो भाग ले रहे थे। 2 दिन का ये कंसोल सम्मेलन था, एक तरीके से अगर देखा जाए यूनियन ऑफ इंडिया कंसोल सम्मेलन, इसमें उन्होंने भाग लिया है, जिसमें इमर्जिंग लीगल इश्यूज 2022 इस मुद्दे पर वो चर्चा कर रहे थे। यानी जो मुद्दा है वो क्या है, इमर्जिंग लीगल इश्यूज 2023। तो यहां पर उस सम्मेलन में ही इनसे पत्रकारों ने पूछा, और उन पत्रकारों के जवाब में उन्होंने यही कहा कि ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो भर्तियां हैं या जो नियुक्तियां हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं, संपन्न नहीं हुई हैं, यानी रिक्तियां रिक्त हैं, लेकिन उसके पीछे जो दोष है वो सिस्टम का है, और सिस्टम क्या है, कॉलेजियम। तो इसी में लिखा है, रिजिजू जी ने बयानों में एक लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से हवा दे दी है। तो जब उन्होंने कहा कि एक तरीके से कॉलेजियम सिस्टम जिम्मेदार है, कॉलेजियम प्रणाली जो है वो जिम्मेदार है, तो अब हमेशा जो है न्यायिक नियुक्तियां जो हैं वो उसके जो मसले हैं अक्सर जो है वो ताज़ा तरीन होते रहते हैं। इसको लेकर के अगर हम देखा जाए तो 1973 तक, 1973 तक तो खास तरीके से कोई हवा नहीं चली, लेकिन 1973 के बाद इसमें बहुत बार इश्यूज वगैरह आए हैं, कई बार जजमेंट्स आए हैं कोर्ट्स के, कई सारी संवैधानिक पीठें इस पर बैठी हुई हैं, और फिर से क्योंकि न्याय मंत्री ने इस बात को कहा है, कानून मंत्री ने इस बात को कहा है, तो ये फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा इस विषय में कानून लाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। बहुत समय पहले इस चीज के बारे में अगर देखा जाए तो 2019 में इसको रद्द किया गया था। 2019 से पहले भी इस पर सुनवाई हुई थी, एक बार रद्द भी किया गया था। तो उस प्रस्ताव को रद्द किया गया है। 2019 के विषय में क्या रद्दीकरण हुआ है, इसको हम लोग लास्ट में जाकर के समझेंगे, जिसमें 9 जजेस की एक संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिसने 1993 के निर्णय की समीक्षा के लिए याचिका खारिज कर दी थी। तो 2019 में एक याचिका दायर करी गई थी सेकंड जजेस केस के विषय में कि 1993 में जो निर्णय लिया गया था संवैधानिक पीठ का, उस संवैधानिक पीठ की न्यायिक समीक्षा की जाए। इस न्यायिक समीक्षा की याचिका को 2009 में, यानी कि सरकार की तरफ से एक तरीके से ये आया था, 2019 में 9 जजों की पीठ द्वारा इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया।
तो यहां तक हम पहुंचेंगे, 2019 तक पहुंचेंगे, लेकिन इसकी पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन को समझने का प्रयास करते हैं। इस टाइमलाइन को समझने से आपको पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजेस के लिए होती है। तो अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें मुख्य क्या बातें हैं जो हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कैसे होती है। इसके बाद हम समझेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली जो है वो कैसे बनी, ये सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, और अगर ये सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तो इसमें आलोचना का विषय क्या है, क्यों इसमें आलोचना हो रही है, यानी क्यों इसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिक्स जो हैं उनके क्या विचार हैं इस पर। सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली जो है वो है क्या। तो जब सिस्टम समझ लेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि ये कैसे आया, फिर उसके गुण दोष को जानते हुए अलग अलग चीजों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में अगर जाने तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो कि राज्यों के हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। इसके अलावा न्यायाधीशों के, जैसे हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। मतलब साधारण शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉलेजियम प्रणाली से ही हायर कोर्ट्स जो भी हैं, दो तरीके के हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स स्टेट्स में और सुप्रीम कोर्ट नेशन में एक। तो इन दोनों जगहों पर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं और इनके यदि अगर ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफर्स में हाई कोर्ट्स के तो सुप्रीम कोर्ट्स के तो ट्रांसफर होंगे नहीं, हाई कोर्ट्स के जजेस के जो ट्रांसफर्स होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इस तरीके के जो भी मसले होते हैं, ये सब निर्णय जो है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा लिए जाते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि कॉलेजियम प्रणाली जो है वो नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित यानी ट्रांसफर से संबंधित है। ठीक, प्रणाली संविधान या संसद द्वारा प्रख्यापित किसी भी विशिष्ट कानून में निहित नहीं है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, ये बात लिखी गई है। अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217, ये दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के अपॉइंटमेंट के विषय में बताते हैं। लेकिन ये जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या ये जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होगा, ऐसा संविधान में वर्णित नहीं है। इस पॉइंट के माध्यम से आपको यह समझना चाहिए कि प्रणाली जो है वो संविधान या संसद द्वारा प्रख्यापित किसी भी विशिष्ट कानून में निहित नहीं किया गया। मसलन इसके ऊपर संसद ने भी कोई कानून नहीं बनाया है। संसद ने एक बार कानून बनाया था जिसे माननीय न्यायपालिका ने रद्द कर दिया था, वो 99वां संविधान संशोधन था। तो उसके बारे में यदि अगर हम समझेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि भाई इसे तो रद्द कर दिया गया था, इसे तो हटा दिया गया था। तो इसके बारे में क्या है उसको हम जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से इसको विकसित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से, यानी कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये ना तो संविधान से आया है, ना तो संविधान से प्रणाली हमें मिली है और ना ही संसद द्वारा ये प्रणाली मिली है। जनरली हमारे यहाँ किसी भी तरीके का सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज वगैरह अगर कार्य करती हैं तो उसकी पावर या तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है या फिर उसकी जो पावर है वो हमको कहां से मिलती है, उसकी पावर हमको मिलती है संविधान से। तो ना तो संविधान से मिल रही है ना संसद से मिल रही है। तो ये कहां से है, ये आया है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट्स के डिफरेंट डिसीजंस आए हैं, जिनको आप फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस वगैरह नाम देते हैं, इन सब के निर्णयों से ये पनपा है, ये सामने आया है। तो इनके बारे में चर्चा किए बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता है। अर्थात जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम प्रणाली है ये क्या है। अभी आपने देखा कि कॉलेजियम प्रणाली से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ये हम लोगों ने यहां पर देखा। लेकिन ये प्रणाली है क्या, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, आएंगे यहां पे। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि कॉलेजियम प्रणाली का जो कॉलेजियम शब्द है ये कलीग से आता है। कलीग मतलब जो सहकर्मी होते हैं। अब मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कोई एक ही न्यायाधीश तो है नहीं, चीफ जस्टिस हैं और अदर जजेस हैं। तो अदर जजेस और चीफ जस्टिस आपस में सब कलीग्स ही हैं और कलीग्स के माध्यम से जो निर्णय लिया जा रहा है उसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जा रहा है। ठीक है, तो कॉलेजियम प्रणाली में यह टर्म जो है यहीं से कॉइंड हुआ है, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली में 5 जजेस होते हैं। 5 जज होंगे। कितने जज होंगे? सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली हो चाहे हाई कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली हो, उसमें 5 जजेस रखे जाएंगे, जिसमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, सीजेआई। जैसे यहां पर आप मान लीजिए कि एक तो हमारे सीजेआई है, तो कॉलेजियम जो है सीजेआई और 4 अन्य हैं वो क्या हैं? 4 अन्य जो हैं ये क्या हैं? अदर सीनियर जजेस हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है,
तो हमको ये समझ में आ गया कि 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक सीजेआई को लेकर के कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है। तो ये सीजेआई जी है मान लेते हैं, और ये जो है सबसे पहले अगर मान लेते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं सीजेआई के बाद, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं और ये चौथे हैं। तो इनको लेकर के कॉलेजियम प्रणाली जो है वो बनाई जाती है, वरिष्ठतम न्यायाधीशों को लेकर के बनाई जाती है। अब देखिए, मैं आपको यहां पर एक पॉइंट बता देना चाहता हूं कि 1973 से पहले तक, हालांकि संविधान में मैंने कहा कि वर्णित नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो परंपरागत तरीके से चली आ रही होती, ठीक है, परंपरागत तरीके से चली आ रही। तो 1973 तक परंपरा यही चली आती थी कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मान लेते हैं अपॉइंटमेंट होना है, तो किसी भी न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश जो हैं, उनको ही चीफ जस्टिस बनाया जाता था, उनको ही चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाता था। सीजे का मतलब चीफ जस्टिस बनाया जाता था। लेकिन 1973 से तो 1973 तक एक बार ऐसा जो है नहीं हो पाया था, यानी कि 1973 में एक बार ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जफर इनाम नाम के एक वरिष्ठतम न्यायाधीश थे जिनको चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उनको लकवा मार गया था। इस वजह से उनकी जगह पर पीवी गजेंद्र जो हैं, गढ़कर जो हैं, उनको बनाया गया था। पीवी गजेंद्र गढ़कर, पीवी गजेंद्र गढ़कर, इनको बनाया गया था। एक बार अगर हम देखें वरिष्ठतम जो न्यायाधीश को बनाने की जो परंपरा है उसको एक बार ब्रेक किया गया था जफर इनाम की जगह पर। किनकी जगह पर? जफर इनाम की जगह पर इनको बनना था, लेकिन ये नहीं बन पाए थे क्योंकि इन्हें लकवा हुआ था और इनकी जगह पर बनाया गया था। बाकी सामान्यतः ऐसे ही चलता था। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आया, ठीक है। 1973 में आपको मालूम है 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस के निर्णय आने के कुछ ही घंटे पश्चात एक बार फिर से, मतलब ये तो जानबूझ करके ब्रेक नहीं किया गया था, लेकिन यहां पर जानबूझ करके ब्रेक किया गया। और ब्रेक ये किया गया कि 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो थे उस समय मौजूद, उनकी वरिष्ठता को समाप्त करते हुए JS शेलेट, KS हेगड़े और जस्टिस AN ग्रोवर, इन 3 लोगों की वरिष्ठता को ओवर रूल्ड करते हुए अजीत नाथ रे जी को, AN रे कहा जाता है इनको, या फिर आप अजीत नाथ रे कह सकते हैं, इनको वरिष्ठतम न्यायाधीश बना दिया गया। और बस यहीं से इस प्रणाली की चर्चा तेजी से शुरू हो गई। अब जब कोर्ट ने इनसे पूछा, या लोगों सरकार से जब ये पूछा गया कि भाई ये काम क्यों किया गया, या फिर जब इस पर पूछताछ हुई कि भाई ये काम क्यों किया गया, तो यहां पर सरकार का कहना हुआ कि विधि आयोग 1956 की रिपोर्ट के अनुसार उसमें उसके तर्क को यहां पर लागू किया गया और कहा गया कि सीजेआई जो है वो केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं रखा जा सकता है, बल्कि योग्यता के आधार पर भी रखा जाना चाहिए। इसके आधार पर, इसी के आधार पर नहीं होगी कि भाई वरिष्ठ हैं तो उनको सीजेआई बनाया जाए। इसके अलावा उनके दूसरे गुणों को भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो वरिष्ठता है वो तो देख रहे हो तो ठीक है, योग्यता और जो गुण हैं उनके आधार पर हम किसी की जो बारी है उसको ओवर रूल करके आगे भी जा सकते हैं, यानी उसको क्रॉस करके आगे किसी व्यक्ति को भी वरिष्ठ बना सकते हैं। तो जब ये बात हुई, जब AN रे जी को बनाया गया, तो बाकी के जो 3 न्यायाधीश थे, शेलेट, हेगड़े और जो ग्रोवर जी हैं, उन्होंने त्यागपत्र तुरंत दे दिया था। तो ये मामला यहीं से तूल पकड़ गया बहुत तेजी से कि न्यायिक नियुक्ति जो हो रही है वो वरिष्ठता को क्रॉस करते हुए बनाई जा रही है। उसके बाद इतना ही नहीं, 1977 में एक और बार ये चेंज हुआ। 1977 में एक बार ये जो वरिष्ठता की ब्रेकिंग है, ये एक बार ब्रेक और हुई। उस समय AR खन्ना जी को न्यायाधीश बनाया जाना था, लेकिन उनकी जगह पर NH बेग जी को न्यायाधीश बना दिया गया था। तो एक बार वरिष्ठता और ब्रेक हुई। तो अब ये मामला तूल पकड़ गया कि भाई ये जो वरिष्ठतम वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है, ये इसके ऊपर जो है न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब इस पर एक बार सुनवाई हो और समझा जाए कि चीजें जो है क्या गड़बड़ हो रही हैं। और इन सब चीजों को लेकर के 1981 में एक निर्णय आता है। तो चलिए उस निर्णय की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशासित नाम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। एक पॉइंट यहां पर ही लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जजेस की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली जो है वो क्या है। तो एक प्रणाली तो आपको समझ में आएगी, उसमें 5 जजेस होते हैं सीजेआई सहित, यानी सीजेआई सबसे आगे, सबसे वरिष्ठ, और उसके बाद 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश लाइन अप होते हैं। उसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए, ठीक है, उच्च न्यायालय की कोई नियुक्ति होनी है तो कॉलेजियम द्वारा ही होगी, मैंने आपको बताया।
तो उसमें सीजेआई जो है, सीजेआई अनुशासित नाम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद, यानी कि अगर कोई जो हाई कोर्ट है, सपोज दैट हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया कि कैसा बनेगा। हाई कोर्ट के बारे में अगर ऐसा है तो हाई कोर्ट के बारे में भी सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है, इनसे कंसल्ट होने के बाद सरकार के पास जो है ये अप्रूवल के लिए पहुंचेगा। ठीक है, अप्रूवल के लिए सरकार के पास पहुंचेगा, या कह सकते हैं सरकार के अप्रूवल के अनुमोदन के लिए पहुंचेगा। सरकार उस पर अनुमोदन करेगी और तब जाकर के हाई कोर्ट्स के जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाएंगे। सरकार कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है। मतलब यहां पर यह कहा गया है कि जो कॉलेजियम सिस्टम जो है ये, इसने अगर जो सरकार को भेजा है कि हम इस नाम को जो है आगे रख करके बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि ये जो नाम यहां पर आ रहा है उसकी संस्तुति करके यहां पर जो नाम आ रहा है, इस नाम के बारे में स्पष्टीकरण सरकार पूछ सकती है। लेकिन सरकार को जो स्पष्टीकरण सीजीआई की कॉलेजियम की तरफ से आएगा, यानी इनके स्पष्टीकरण करने के बाद जो उधर से स्पष्टीकरण का जवाब जो आएगा, उस जवाब को इन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। मतलब यहां से अगर कोई रेफरेंस आया है तो आप एक तो इसे परमिशन दे सकते हो, मतलब ग्रांट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, और अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो आप इनसे एक बार दोबारा पूछ सकते हैं और वहां से वापस आएगा तो उस नाम को आपको सेलेक्ट करना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज एक पॉइंट है जो कॉलेजियम प्रणाली में हमको यहां पर ध्यान रखनी है। यदि किसी वकील को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत किया जाना है, तो 3 बातें हो गई। पीछे 2 बातें हमने करी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, लेकिन जब हम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लेते हैं कि कोई जज ऐसा है जो जजेस के रूप में आगे ना आकर के अगर कोई वकील है, अगर वो जज बनने जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता जो है, या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता जो है, उसमें एक योग्यता यह भी है कि यदि अगर आपके पास में पर्याप्त जो संविधान में वर्णित है, अगर आपके पास में पर्याप्त रूप में न्यायिक अनुभव है, राष्ट्रपति उनको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जजेस। तो यहां पर यही कहा गया कि किसी वकील को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया जाना है, तो उस मामले में अगर सरकार संतुष्ट नहीं है, मान लेते हैं कि किसी वकील को हाई कोर्ट का जज जो है वो नियुक्त किया गया, लेकिन सरकार को लगता है कि ये अपॉइंटमेंट सही नहीं है, तो इसमें भी सरकार के बहुत ज्यादा हाथ खुले नहीं है, बशर्ते कि बस सरकार इसमें इतना कर सकती है कि इसमें जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंटरफेयर यहां पर थोड़ी सी करा सकती है, जांच आईबी के द्वारा इसकी जांच कराई जा सकती है बस, और ज्यादा इंटरफेयर यहां पर नहीं कर सकती। तो इस मामले में सरकार की भूमिका जो है बहुत ज्यादा सीमित है, मतलब बहुत ज्यादा व्यापित नहीं है, ये सिंपल सी बात हमको समझनी है। अब अगर हम कहें कि भाई कॉलेजियम प्रणाली के बारे में जो आपने पढ़ा, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर किसी जजेस के प्रमोट कर किसी कह सकते हैं वकील को प्रमोट करके जज बनाने की अगर बात है, तो इस सब प्रणाली में जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस सब प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति हो रही है, उस पर संविधान क्या कह रहा है। संविधान का अनुच्छेद 124.2 ये कह रहा है कि कोई भी जज जब अपॉइंट होगा, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सभी जो जज होंगे वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट होंगे। ये चीज हमको ध्यान रखना है। बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, मतलब अपने हाथों से नियुक्ति पत्र लिख करके दी जाती है, उस पर सील मोहर लगा कर, राष्ट्रपति स्वयं अपनी सील मोहर लगा करके उसको देते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले वो कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट करना, कंसल्ट करने का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी व्यक्ति से परामर्श लेना। परामर्श, जब भी राष्ट्रपति इस तरीके काम, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, सील मोहर लगा करके राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, लेकिन वो कंसल्ट कर सकते हैं। किनसे कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के जजेस से। इफ इन केस, जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 124.2 की, तो अगर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात अगर हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाएगी परामर्श से। कैसा परामर्श से, देखिए परामर्श जो है वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे ले सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे ले सकते हैं, चीफ जस्टिस वगैरह जो भी हैं, जिससे भी लेना चाहें उससे ले सकते हैं। लेकिन यही चीज अनुच्छेद 217 में अगर हम कहें हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में, तो वहां पर भी राष्ट्रपति का रोल यही है, परामर्श वाला ही। लेकिन परामर्श में कुछ चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
या फिर अदर जजेस जो हैं उनसे कंसल्ट करने की शक्ति तो एज इट इज इनके पास है ही है। संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के, संबंधित राज्य के जो गवर्नर हैं, गवर्नर यानी कि उस राज्य के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल, उनसे भी ये कंसल्ट करेंगे, यानी इसमें राज्यपाल इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसी भी हाईकोर्ट के, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट अगर हो रहा है, तो वो गवर्नर और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो दूसरे जजेस हैं उनसे परामर्श लेंगे। अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा अगर किसी दूसरे जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा किसी दूसरे जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो वो जो ये सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन है वो तो रखेंगे ही, राज्यपाल से भी कंसल्टेशन रख सकते हैं और संबंधित हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे। तो यहां पर आप बार बार देख सकते हो कि राष्ट्रपति कंसल्ट करेगा और जो संबंधित लोग हैं उनसे जो है वो मिलकर के इस चीज को रखेगा। तो अब मुद्दा यही आ जाता है यहां पे कि परामर्श, ये जो परामर्श है, ये परामर्श बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जनरली आपसे पूछा जाए कि परामर्श का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे परामर्श का मतलब ये हुआ कि सामने वाले से हमने कुछ पूछा या जानने की इच्छा रखी, उसने हमें कोई चीज दे दी, बता दी। अब आपसे पूछा जाए कि परामर्श को मानने के अधिकार में आपको क्या समझ में आता है, तो आप जनरली कह देंगे परामर्श दिया है, मानेंगे तो अच्छा लगेगा तो मानेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं मानेंगे। पर ये तो साधारण स्थिति हुई, ये असाधारण स्थिति है। इस स्थिति में क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, इस मामले में परामर्श को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के, अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम प्रणाली कैसे विकसित हुई, मतलब आपने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में यह समझा कि कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं, कॉलेजियम प्रणाली ही ट्रांसफर भी करती है, कॉलेजियम प्रणाली ही रिकमेंडेशंस देती है। अगर किसी भी वकील को जज बनाना है, चाहे हाई कोर्ट का वकील हो, चाहे हाई कोर्ट का जज बनाना हो या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना हो या फिर चीफ जस्टिस बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसमें भी कॉलेजियम प्रणाली ही काम करती है। उसके अलावा आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में देखा कि राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं सलाह से, परामर्श लेकर के। किन से परामर्श लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अब बारी आती है कि जब यहां पर सलाह की बात करी जा रही है, जब बात करी जा रही है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, तो बीच में ये कॉलेजियम प्रणाली आई कैसे, विकसित कैसे हुई। तो इसके विकसित होने में मैंने जैसा कि बताया कि 1973 तक तो सिंपली एक सिस्टम होता था, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता था वो जज बना दिया जाता था। इसमें न तो एग्जीक्यूटिव का कोई यानी कि कार्यपालिका का ना हस्तक्षेप है और न ही न्यायपालिका ने इस तरह की कोई चीज सोची, बस जो वरिष्ठ है उसको बना दिया। सिंपल सी बात यहां पर ये होती थी। लेकिन यहां अब क्या हुआ कि जब 1973 के बाद से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंटरफेरेंस यहां पर होना जरूरी हो गया, एग्जीक्यूटिव्स का भी और जो जुडिशरी है उसका भी। तब जाकर के यहां पर कई सारी जुडिशरीज के निर्णय आए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारे निर्णय आए और उन निर्णयों की एक प्रॉपर श्रृंखला बन गई। इनफैक्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जजेस केस तक आ गए इसके ऊपर। तो यहां पर यह हुआ कि भाई हम लोग को यह समझना जरूरी हो गया कि पहला जज केस क्या है, दूसरा जज केस क्या है, तीसरा जज केस क्या है, उस पर कॉलेजियम को लेकर के क्या क्या निर्णय आते रहे हैं, यानी न्यायिक नियुक्तियों को लेकर के किस प्रकार के निर्णय आते रहे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रथम जज मामला, फर्स्ट जज केस, इसको आप बोलते हैं फर्स्ट जज केस, ठीक है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, ये मामला आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस निर्णय में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो विस्तार में हम इसको अलग से कभी बताएंगे, लेकिन जरा देखिए, वास्तव में सीजीआई की प्रधानता की अवधारणा संविधान में निहित नहीं है। यह बात एक्सेप्ट की गई है किसमें, 1981 की एसपी गुप्ता बनाम भारत, अच्छा कहीं कहीं 1982 भी लिखा रहता है भाई, ठीक है, तो 1981 ही है वैसे तो। अब जरा देखिए, इस मामले में जब यह जांचा गया कि नियुक्ति कैसे होगी, जब यह जांचा गया कि नियुक्ति कैसे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं के भी जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जजेस, किसी का अपॉइंटमेंट होना है तो कैसे होगा अपॉइंटमेंट। तो जांच में यह सामने आया कि जो माननीय संविधान है उस संविधान में इसका प्राविधान नहीं है, और ना ही इस बात के लिए लिखा गया है कि प्रधान न्यायाधीश जो है उसकी प्रधानता यानी उसकी जो सीनियरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से किसी व्यक्ति को जज बनाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यह चीज इस केस में कही गई, प्रथम जज केस के जो रिप्लाई है उसमें बता रहे हैं।
इसके अलावा संविधान की पीठ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 124 और 217 में जो परामर्श शब्द लिखा हुआ है, परामर्श शब्द लिखा है, इसकी जब व्याख्या उन्होंने करी तो इस व्याख्या का उन्होंने अर्थ में यह बताया कि परामर्श का मतलब मजबूरी कहीं नहीं है, परामर्श का अर्थ सहमति ही होगी ऐसा नहीं है। परामर्श का मतलब आपने परामर्श दिया है कि इन्हें जज बनाया जाए, इसके अलावा कहीं नहीं लिखा है। भाई राष्ट्रपति नियुक्ति परामर्श से करेगा, इसका मतलब यह नहीं कि परामर्श मानना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं है। यह बात, यह निर्णय निकल करके आया इस प्रथम जज मामले में, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इस निर्णय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, इसके पक्ष में अगर आप देखोगे, जैसे ही ये, अब देखिए राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का व्यक्ति है। अब अगर राष्ट्रपति कार्यपालिका का व्यक्ति है और उसके लिए जजेस ने ये कह दिया है कि जो परामर्श शब्द है, परामर्श शब्द जो, माफ कीजिएगा, परामर्श जो शब्द है, ये परामर्श शब्द लागू नहीं होगा, फोर्सफुली लागू नहीं होगा, तो एग्जीक्यूटिव के कहीं ना कहीं पक्ष में आ गया ना ये। तो एक तरीके से कहा जाने लगा कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिव का के पक्ष में जो पावर है वो झुक रहा है। और ये जो निर्णय आया, ये निर्णय आगे 12 वर्ष तक कंटिन्यू रहा। 1981 से लेकर के 12 वर्ष तक ये कंटिन्यूअस रहा। तो क्या हो गया, 1993 आ गया। क्या आ गया भाई? 1993। अब 1993 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तब जरा देखिए, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गए। दूसरा न्यायाधीश मामला सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993, हो गए 12 साल। इसमें खास बात है, 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने एसपी गुप्ता के फैसले, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाला जो मामला था अभी 1981 वाला, जिसमें परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं है, और यह भी कहा गया है कि भाई इसमें प्रणाली नहीं दी हुई है तो परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं है, उस निर्णय को इन्होंने पलट दिया और कहा कि कॉलेजियम सिस्टम नाम की एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार होगी जिसके आधार पर न्यायिक नियुक्तियां की जाएंगी। यानी कि वास्तविक रूप में जो कॉलेजियम प्रणाली है, यह टर्म क्वाइंड हो रहा है सेकंड जज केस से। फर्स्ट जज केस में ऐसी बाउंडेशन नहीं दी गई है। और इसमें कहा गया कि 2 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में होने चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कंसल्ट करेगा और उस कंसल्ट को भेजेगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे। तो जरा देखिए, इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे शायद। इस निर्णय की समीक्षा के लिए, मतलब जब ये निर्णय आया तो इस निर्णय की समीक्षा के लिए न्यायिक पारदर्शिता और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकीलों के अभियान द्वारा एक याचिका दायर की गई और इस याचिका को 2019 में सरकार ने क्या कर दिया? ठुकरा दिया कि ये अनएक्सेप्टेबल है। क्यों ठुकरा दिया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ठुकराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट, यानी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, न्यायपालिका का कर्तव्य है कि न्यायपालिका के अखंडता की रक्षा और स्वतंत्रता की अखंडता की रक्षा की जाए और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। यानी न्यायपालिका जो है वो पूरी तरीके से अखंडित रहेगा और स्वतंत्र रहेगा और इस चीज को किसी भी प्रकार से ब्रेक नहीं किया जाएगा, ऐसा शीर्ष अदालत ने कहा। और ये शीर्ष अदालत के कर्तव्य हैं। ये भी कहा कि जब कभी भी इस तरीके की बारी आएगी तो हम उसे बचाने के लिए तैयार रहेंगे और उसी कर्तव्य का पालन करते हुए हम ये निर्णय दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यहां पर जो परामर्श का मतलब है ना, जो फर्स्ट जज केस में आपने देखा, यहां परामर्श का मतलब सहमति है, वहां कहा गया था सहमति नहीं है, अर्थात ये बाध्यकारी है। अर्थात राष्ट्रपति को जिस नाम का या कार्यपालिका के पास में, सरकार के पास में जिस नाम का रिकमेंडेशन जाएगा, उस रिकमेंडेशन को परामर्श हमने दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि आप उसे रिजेक्ट कर दें। आप राष्ट्रपति हैं, आप राज्य सरकार हैं, आप सरकार हैं, इसलिए आपको दिया है उन्होंने। क्योंकि आपको मालूम है जुडिशरी और कार्यपालिका जो है उसको अलग अलग रखने की बात संविधान करता है। तो परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। यह शब्द न्यायिक नियुक्ति में सीजेआई की प्राथमिक भूमिका को कम नहीं करेगा। यह कौन सा शब्द? परामर्श शब्द। जबकि पिछले जज में वो कम कर रहा था, शक्ति को कम कर रहा था। कैसे कर रहा था? राष्ट्रपति चाहते तो ना करे, रिकमेंडेशन ना ले। यहां पे कहा गया है कि किसी प्रकार से जो न्यायिक नियुक्तियां हो रही हैं उसमें जो चीफ जस्टिस की जो भूमिका है और जो जजेस की सीनियरिटी का जो क्रम है, उसे किसी भी स्थिति में ब्रेक नहीं किया जाएगा।
वरना फिर कार्यपालिका हावी होने लगेगी न्यायपालिका पे। उनका ऐसा था विचार। सीजीआई की भूमिका प्रकृति में मौलिक है, मतलब एक कॉमन सी बात है भाई। आप बताइए, कार्यपालिका में बड़ा कौन? कार्यपालिका में बड़े हैं राष्ट्रपति। न्यायपालिका में बड़ा कौन? न्यायपालिका में बड़ा कौन? आप कहते हैं सर सीजीआई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई। सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। फिर बड़ा छोटा की भूमिका, आप इसमें सीजीआई को छोटा कैसे कर सकते हैं? तो स्वाभाविक है कि ये भूमिका जो है प्रकृति में मौलिक है। कार्यपालिका इस मामले में समान अधिकार, कार्यपालिका का इस मामले में समान अधिकार नहीं हो सकता। मतलब एक जो जज का अपॉइंटमेंट है, एक जो जज का अपॉइंटमेंट है, इस अपॉइंटमेंट की निगरानी न्यायपालिका के अंतर्गत ही होनी चाहिए। मतलब न्यायपालिका के लोगों का अपॉइंटमेंट, जजेस का अपॉइंटमेंट, न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट न्यायाधीशों द्वारा ही होना चाहिए। अगर इसमें जो हक है न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो हक है, अगर इसमें बराबरी की योगदान अगर हम एग्जीक्यूटिव्स का भी दे देंगे तो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर हमें कह दें कि 50% बात जो है वो न्यायपालिका के न्यायाधीशों की मानी जानी चाहिए और 50% जो है वो कार्यपालिका के सदस्यों की मानी चाहिए, तो कार्यपालिका के सदस्य अगर इन्वॉल्व हो गए न्यायपालिका में, तो अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा रिकमेंडेशन आया न्यायपालिका की तरफ से जिस रिकमेंडेशन को जो कार्यपालिका है वो भी चाहती हो कि हमें यही चाहिए, तब तो फिर मजे ही मजे। फिर तो कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर अपने हक को जताएगी और अपने हिसाब से निर्णय कराएगी। तो इनका यही कहना है कि किसी भी स्थिति में कार्यपालिका जो है वो समान अधिकार नहीं रखती है। अगर ऐसा होगा तो अनुशासनहीनता फैल जाएगी। और आप सोच करके देखिए, अगर जजेस का अपॉइंटमेंट जो कार्यपालिका के सदस्य अगर वो करने लगे, तो जैसे कार्यपालिका का संचालन होता है वैसे ही न्यायपालिका का भी संचालन होने लगेगा। और अगर ऐसा होने लगेगा तो न्याय जो है वो निर्बाध नहीं हो पाएगा। और संविधान का जो आधारभूत संरचना है जिसमें यह बात कही गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेंगे, इनका एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो उस बात का भी यहां पर उल्लंघन हो जाएगा। सीजीआई द्वारा अपने दो, इसमें यह कहा गया कि सीजीआई जो है अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श की सिफारिश की जानी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति के पास जो परामर्श जाएगा, इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि राष्ट्रपति के पास जो परामर्श जाएगा वो परामर्श भी कैसे जाएगा? ऐसे नहीं कि सीजीआई के कहने से चला जाएगा। मतलब सीजीआई जो है वो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं, उन दोनों वरिष्ठ न्यायाधीशों से कंसल्ट करेंगे और कंसल्ट करके परामर्श राष्ट्रपति को भेजेंगे। ऐसी सिफारिश को सामान्य रूप से कार्यपालिका द्वारा प्रभावी किया जाना चाहिए। ठीक है। अब उनका यही कहना है कि ये जो परामर्श आया है, इस परामर्श को कार्यपालिका को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए इस निर्णय में। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि कार्यपालिका कॉलेजियम के इस मामले पर पुनर्विचार का हक रख सकती है। मतलब कह सकती है कि भाई आपने जो रिकमेंडेशन दिया है वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं, इस पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए कि इस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जज या नहीं। अब इस परामर्श के मामले में राष्ट्रपति का यह अधिकार तो है, पर वो परामर्श जब यहां वापस आएगा और कॉलेजियम अगर ये कह देता है कि हमारा परामर्श ठीक है, आप इन्हें ही समझिए, यही बनेंगे, तो फिर यही बनेंगे। अब आप उसमें कुछ नहीं कह सकते। नहीं, एक बार परामर्श के लिए आप भेज सकते हैं, लेकिन अंततः जो है वो सीजीआई का निर्णय ही सब कुछ है। तो अब ये मुद्दा हो गया कि भाई कार्यपालिका का इंटरफेरेंस यहां से फिर से एक बार बंद। अब कार्यपालिका केवल परामर्श के ऊपर डिपेंड रह गई। और ऐसे में जजेस जो हैं वो जिस भी जज को अपॉइंट करेंगे वही जज जो है आगे काम करेगा। ये बात यहां पर आ गई पूरी तरीके से। अब फिर से एक बार आपत्ति आएगी। क्यों आएगी? 3rd जज केस को देखिए 1998। आपत्ति यहां पर परामर्श को लेकर के फिर से आ गई कि भाई आपने 2nd जज मामले में कह दिया कि सीजीआई जो है उसकी जो परामर्श आएगी उस परामर्श को मानना जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अगर डाउट है तो एक बार आप रिकंसल्ट करने के लिए भेज सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब जो है वो KR नारायणन जी के मन में एक बात आ रही है, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, कि सीजीआई ने जो हमें परामर्श भेजा है वो परामर्श अगर केवल सीजीआई का है
या वास्तविक रूप में सीजीआई ने 2 व्यक्तियों से कंसल्ट किया है उनका है। हो सकता है अल्टीमेटली ये कंसल्ट करते हैं इनके साथ में, तो निर्णय किसका हो जाता है? सीजीआई का। और सीजीआई का निर्णय जो है वो जा रहा है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के मन में यही शंका है कि सीजीआई अगर इनसे कंसल्ट नहीं कर रहा हो तब परामर्श भेज जाए तब। तो उन्होंने अपनी, राष्ट्रपति के पास में एक पावर है कि वो न्यायपालिका से परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका का परामर्श ले रहा है, अनुच्छेद 143 का प्रयोग कर रहा है इसी तरीके से, और पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताइए कि जो माननीय सीजीआई हैं, अगर केवल इन्होंने ही अपना निर्णय दे दिया है हमें, तो क्या उसे परामर्श को मानना चाहिए, या ये भी बाध्यकारी है कि कम से कम 2 लोगों से पूछेंगे, या फिर दूसरे जो जजेस हैं या जजों का जो समूह है उनसे कंसल्ट करेंगे तभी, और उनमें में भी कितने लोग, मान लेते हैं कि 4 लोग हैं, तो 4 में से 2 लोग कह रहे हैं कि हाँ, 2 लोग कह रहे हैं ना, और वो ना वाला छोड़ करके हाँ वाला मान करके ये हमको भेज रहे हैं, तो क्या मतलब कंफ्यूजन है हमको कि हम इनका निर्णय किस प्रकार से माने। सीजीआई के परामर्श को भी हम मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन किस स्थिति में, यह प्रश्न कर लिया गया। प्रश्न का जवाब आया, उसमें 9 दिशा निर्देश हुए, और उसी दिशा निर्देश में एक बात सामने आई कि कॉलेजियम जो पहले 2 न्यायाधीशों, वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ बनता था, उसकी बजाय अब 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा बनेगा। तो वर्तमान में 5 स्वरूप वही है, 4 + 1, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस, उनको मिला कॉलेजियम जो बनता है वो इसी के द्वारा ही आया है, 3rd जजेस के द्वारा ही आया है। तो जवाब में 9 दिशा निर्देश आए हैं, इसमें कॉलेजियम का रूप सामने आया है, सीजीआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगियों द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए, यानी जो परामर्श आएगा, सिफारिश जो आएगी राष्ट्रपति के लिए, ये इनके द्वारा आएगी। ठीक है, बात यहां पे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक चीज और है, यह भी कहा गया कि सीजीआई जो है वो इन 4 लोगों से कंसल्ट करेगा, अगर कंसल्ट नहीं किया है और राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, तो राष्ट्रपति ऐसे निर्णय को अनएक्सेप्ट करने की पावर रखते हैं। तब ये नहीं होगा कि परामर्श आया है तो मान ही लोगे, क्योंकि आपने भी तो नियम का पालन नहीं किया, आप तो जबरदस्ती यहां पे तानाशाही कर रहे हैं। और यह भी कहा है कि सीजीआई का निर्णय जो है वो 2 के पक्ष में होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब 4 में से 2 लोगों ने सहमति जताई हो। अगर 4 में से 1 ही लोगों ने सहमति जताई है, 2 लोगों ने सहमत नहीं जताई है, अगर 2 लोगों से कम सहमति वाला परामर्श आया है तो भी ये रिजेक्ट कर सकते हैं। अकेले सीजीआई वाला परामर्श आया है तो भी राष्ट्रपति उसको जो है रिजेक्ट कर सकता है। हालांकि अभी भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि एक बार वो कंसल्ट करने के लिए दोबारा भेज सकते हैं अगर संशय हो रहा है मन में तो, और दोबारा अगर कॉलेजियम के द्वारा जाता है तो राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकता। तो अब तो ये सही हो गया प्रणाली, लेकिन अभी भी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो अब प्रश्न बनता है कि अगर 3rd जजेस केस के बाद ये सारी चीजें सही हो रही कि राष्ट्रपति के पास परामर्श जा रहा है, सीजीआई तानाशाही नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति अगर उसे ठुकराने लगेगा तो जो एग्जीक्यूटिव है वो उसका पावर ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे तो कोई भी राष्ट्रपति से कहलवा करके अपनी सरकार बनवा अपना जस्टिस जो है वो नियुक्त करवा सकता है और किसी भी केस को अपनी तरीके से हैंडल कर सकता है। तो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत है। तो दिक्कत क्यों है, आलोचना क्यों हो रही है? आलोचक कहते हैं कि पहली बात तो ये गैर पारदर्शी है, मतलब 5 जजों की जो कॉलेजियम है उसमें ये तो कह दिया गया कि कम से कम 2 लोगों का पक्ष में वोट होना चाहिए, लेकिन किस आधार पर ये डिसीजन ले रहे हैं ये आधार नहीं मालूम है। ये 5 जज आपस में कैसे कंसल्ट कर रहे हैं इसका कोई बेस नहीं है। 5 में से 4 जजेस, 3 जजेस, 2 जजेस का सहमति हो रही है, ये एक अलग बात है, लेकिन वो कैसे हो रही है ये निर्णय नहीं लिया जा रहा है। आधिकारिक तंत्र या सचिवालय इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इसमें नहीं है, इस सिस्टम को रिव्यू करने के लिए कोई नहीं है। किसी की निगरानी में अगर ये कंसल्टेशन चल रहा है तो फिर कौन है वो, पर सीजीआई जिसमें इन्वॉल्व है उसकी निगरानी कौन करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये अजीब लग रहा है सिस्टम में। पात्रता क्या है, किस आधार पर ये किसी को रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि इसको जज बनाया जाए, पात्रता का आधार क्या है? चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई निर्धारित मानदंड है ही नहीं कि कैसे चयन करना है, इस चीज को लेकर के यहां पर संशय है। कॉलेजियम जो है वो कब बैठ रहा है, कब मिल रहा है, टाइमिंग क्या है, कितने समय में उसको निर्णय लेना है इत्यादि, कैसे वो अपने फैसले ले रहा है,
कितने समय में वो अपने फैसले लेगा, इन सब चीजों की कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं है, कोई भी इसके आंसर्स नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी वकील का रिकमेंडेशन जा रहा है तो उस वकील को किस आधार पर रखा जा रहा है, किस आधार पर हटाया जा रहा है, उसके बारे में वकील को मालूम ही नहीं होता। कॉलेजियम निर्णय लेती है बस, केवल कैसे ले रही निर्णय ये सब कुछ नहीं मालूम। तो भाई अब कुछ नहीं मालूम तो फिर क्या, यहीं पे गड़बड़ है। यही आलोचकों का डिस्कशन है कि अगर ऐसा चल रहा है तो फिर न्यायपालिका के अंदर ही कहीं ना कहीं तानाशाही ना कर रही हो, यह संशय है आलोचकों का। तो न्यायमूर्ति एएन वेंकट चलैया आयोग, न्यायमूर्ति जो एमएन वेंकट चलैया हैं, इनकी निगरानी में एक आयोग का गठन किया गया था स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2003 के दौरान, उनके शासनकाल में। यहां पर ये एमएन चलैया कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है। क्यों तैयार करी है? क्योंकि सरकार ये जानना चाह रही है कि क्या कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। कब जानना चाह रही है? आप जान रहे हैं। अभी तक आपने कहां तक के मामले पढ़ लिए? अभी तक आपने देखा 1998 तक का मामला। 1998 के आगे की बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। सरकार ये जानना चाह रही है कि कॉलेजियम प्रणाली सही है या नहीं है। चलैया आयोग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि आवश्यकता है और रिकमेंडेशंस दिए, सुझाव क्या दिए? चलैया आयोग के सुझाव इस मामले में ये हुए कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। नेशनल, देखो एक राष्ट्रीय जो है एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। इसको एनजैक इसी को बोला जा रहा है। और जो ये बने इसमें एक तो होना चाहिए सीजेआई, इसमें सीजेआई का शामिल होना जरूरी, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका का अनुपात यहां पर थोड़ा सा मिलाना चाह रहे हैं। तो इस एनजैक में सीजेआई होगा। इसके अलावा एक तो ये हो गए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज होंगे। कितने सीनियर जज होंगे? सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज होंगे, एक सीजेआई होगा। इसके अलावा भारत का कानून मंत्री होगा, कानून मंत्री किरण रिजिजू जी इसमें होने चाहिए, मतलब ये है। और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जो आलोचक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आम जनता को तो मालूम ही नहीं चल रहा है इसके बारे में कुछ भी। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये जजेस कैसे बन जा रहे हैं। जज भी तो भारत की जनता के लिए हैं और भारत की जनता का इन्वॉल्वमेंट तो उसमें हो ही नहीं रहा है, आपसी में बन ले रहे हैं। कैसे बन ले रहे हैं भाई? ये चीज यहां पर तो जनता के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होने चाहिए जिसे राष्ट्रपति द्वारा चुना जाए। राष्ट्रपति द्वारा चुनने का मतलब ही हो गया कि इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो एटलीस्ट कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा भी। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3 तो हो गए न्यायपालिका से, एक आपके कानून मंत्री हो गए, और कम से कम एक होना चाहिए कैसा, जो कि जनता का प्रतिनिधि हो, राष्ट्रपति जी से चुने। तो इस रिकमेंडेशन को मानते हुए 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, जिसमें कहा गया कि एनजैक बनेगा और एनजैक में एक तो सीजेआई महोदय होंगे प्लस 2 चीफ जस्टिस, 2 जजेस होंगे, जो 2 जजेस यानी कि 2 जज होंगे, वरिष्ठ जज होंगे या वरिष्ठतम, 2 वरिष्ठतम जज होंगे अदर देन सीजेआई। इसके अलावा विधि मंत्री होंगे, कानून मंत्री, और इसके अलावा 2 सदस्य जो हैं वो आपके राष्ट्रपति के परामर्श से जाएंगे। तो भाई इनको देखा जाए तो 3 ये हो गए और इनको देखा जाए तो 3 ये हो गए, 3 और 3 का अनुपात बराबर हो गया। और अनुपातिक रूप से जो है वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे निर्णय लेने के बाद, तब राष्ट्रपति के पास कंसल्ट होकर के तब जाकर के व्यक्ति बनेगा, जस्टिस बनेगा, जज बनेगा। लेकिन यह सिस्टम ज्यादा दिन चल नहीं पाया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने
4-1 के मत से 99वें संविधान संशोधन और एनजैक अधिनियम 2014 का जो लागू होना है, या एनजैक जो है वो दोनों को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब जो एनजैक है ये भी असंवैधानिक है, और एनजैक के लिए जो कानून बनाया 99वें संविधान संशोधन, ये भी असंवैधानिक है, ये अमेंडमेंट ही असंवैधानिक है। और फिर से कॉलेजियम प्रणाली को इन्होंने क्या कर दिया, लागू कर दिया, जो 1900 आपने देखा कि 98 में थर्ड जज केस का जो मामला आया था। ठीक है, तो ये यहां पर इसको लागू कर दिया गया। अब देखिए यहां पर इस निर्णय के विषय में क्या क्या चीजें और कही जा रही हैं। कहा जा रहा है एक वैकल्पिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो एनजैक एक वैकल्पिक प्रक्रिया है ना, इसको न्यायपालिका बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित नहीं करती। आप देख रहे थे कि जो एनजैक बना था, एनजेएसी बना था, एनजेएसी यानी कि एनजैक में एक सीजेआई है जरूर, लेकिन सीजेआई प्लस 2 जजेस और इधर कानून मंत्री प्लस 2 अलग से कार्यकर्ता, जनता के प्रतिनिधि, ये तो बराबरी का हिस्सेदारी हो गया। सीनियरिटी इनकी प्राथमिक। भैया एक बात बताइए, जब आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो जजों से पूछते हैं क्या? जज आते हैं वोट डालने के लिए, इस तरीके का यहां पर कंसल्टेशन है। तो आप एग्जीक्यूटिव करके करते हो ना, और जब न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बारी आ रही है तो आप आधी हिस्सेदारी ले रहे हैं। हम तो सुप्रीम हुए ही नहीं, फिर हमारे ही निर्णयों में हम ही प्राथमिक नहीं हो रहे हैं। तो ये हुआ कि भाई चलो एक अगर यहां होता तो ये 2 ही लोग रह जाते, तब भी चलो ठीक था। तो ये निर्णय ठीक नहीं है, मामला सही नहीं है। तो कहने का मतलब इस तरीके के जो विकल्प है ना, ये उठपटांग के विकल्प है। पहले तो ये सही नहीं है, दूसरा ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक कैसे हैं? असंवैधानिक कैसे हैं? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मूलभूत स्ट्रक्चर जो है, मूलभूत आधार जो है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है इस एनजैक के नियम से। वैसे अगर देखा जाए तो एनजैक जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उस समय, और नरेंद्र मोदी जी का सपना भी था। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय बदल दिया और एनजैक को समाप्त करके फिर से कॉलेजियम प्रणाली ले आए। अब 17 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम अन्य यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि सेकेंड जज केस था 1993 वाला, के फैसले की समीक्षा की याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। इस शुरुआत में मैंने बताया था कि सरकार की याचिका खारिज हुई। तो 17 अक्टूबर 2019 को भैया आप जो है ये याचिका लेकर के आ रहे हैं कि जो सेकेंड जज केस है इसमें जो निर्णय आया है, क्यों सेकेंड जज केस को लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि कॉलेजियम वहीं से शुरू हुआ है, और कॉलेजियम जो वहां से शुरू हुआ है कि कॉलेजियम प्रणाली होनी ही नहीं चाहिए, उसमें कितने सदस्य होंगे कितने सदस्य नहीं होंगे, ये कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहां पर कि 2015 में 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने कॉलेजियम प्रणाली को फिर से लागू किया। और कॉलेजियम प्रणाली जन्म कहां से ले रही है? कॉलेजियम प्रणाली जन्म ले रही है 2000 ये सेकेंड जज केस से। इसलिए थर्ड जज केस या फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, वो वाला केस वगैरह को चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा वहां पे चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जहां से कॉलेजियम सिस्टम आया है। और ये 2019 में इस तरीके की याचिका आई है कि सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम अन्य का जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, सेकेंड जज केस है, उस पर फिर से एक बार समीक्षा की जाए। इस समीक्षा की याचिका को रद्द कर दिया गया अभी 2019 में, क्योंकि कहा गया कि इतनी देर में ये याचिका आ रही, इतने साल पहले का मामला, उसके मामले में याचिका आप लेकर के आ पा रहे हैं। तो 9071 दिनों की जो देरी है याचिका लगाने में, ये बहुत ज्यादा देरी है। उसमें सुगंध इस चीज की आ रही है कि आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं। और क्यों ये याचिका आनी चाहिए, इसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है। जब पिछली बार हमने कह दिया कि यही लागू होगा, तो क्यों लागू? तो आप निर्णय, अगर आपको चैलेंज करना है तो पिछले वाले निर्णय पे कीजिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम तो वहां से दोबारा लागू किया गया ना। तो ये कोई उत्तर नहीं है कि आप वहां से जाकर के जाइए, जड़ खोदिए उसकी। तो ये कहते हुए जो है इस मामले को पूरा रद्द कर दिया गया। अब समस्या ये है कि जब रिकमेंडेशंस जाते हैं तो सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत इसलिए देरी हो जाती है कि वो रिकमेंडेशंस के मन के नहीं होते। तो नियुक्तियों में फाइनली ये काफी देर हो रही है।
इन्हीं झमेलों की वजह से। तो झमेला क्या है अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा। किरण रिजिजू जी ने इसे रिव्यू करने के लिए क्यों कहा, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और आपका इस पर क्या विचार है कि क्या एनजैक जैसी व्यवस्था फिर से आनी चाहिए, या फिर न्यायपालिका के लोगों द्वारा ही चीफ जस्टिस या अदर जजेस की नियुक्ति का मामला और सीनियरिटी वाला जो मामला या कोलेजियम वाला मामला ही ठीक है? क्या उसमें आपको कोई दोष नहीं दिखता? उसमें आपका क्या मत है, उसके बारे में बताइए। या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर के न्यायपालिका के जो नियुक्तियां हैं उनको देखें, क्या यह निर्णय सही है, या फिर कोई अन्य मार्ग आपके मन में है? कमेंट सेक्शन में एक्टिव जरूर रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के अलावा आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं, जरूर इस पर बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष अपनाई गई थी? 2004 में, 1996 में, 2000 में या 1993 में? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें भेज सकते हैं हमारे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर, और सबसे बढ़िया टेलीग्राम पर, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, विरत दुबे 01, और अपने प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आज के टॉपिक में जो कुछ भी हमने आपको बताया है ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में दूसरे मुद्दे की बात को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।